आज की कहानी एक ऐसे हत्या की है जहां कातिल को पकड़ने की जिम्मेदारी खुद माँ बाप ने अपने कंधों पर ली थी। कातिल की तलाश में वो अपने देश से निकलकर भारत तक आ पहुंचे थे। यह इंसाफ की लड़ाई न सिर्फ उनके धैर्य और साहस की मिसाल है, बल्कि एक माँ बाप के अपने बच्चे के लिए असीम प्रेम और न्याय पाने की दृढ़ता की भी कहानी है। तो आज हम बात करने वाले हैं हैना फॉस्टर केस के बारे में। ये कहानी शुरू होती है इंग्लैंड के हैम्सफायर काउंटी स्टेट से। इसी हैम्सफायर काउंटी में एक जगह पड़ता है साउथहैम्पटन। यहाँ पर एक लड़की रहती थी जिसका नाम था हैना क्लेयर फॉस्टर। ये यहाँ अपनी माँ हेलेरी फॉस्टर, पिता ट्रेवर फॉस्टर और एक छोटी बहन सारा फॉस्टर के साथ रहती थी। हैना 17 साल की थी और मेडिसिन की स्टडी के लिए यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी कर रही थी। लेकिन 14 मार्च 2003 की शाम हैना अपने एक दोस्त के साथ साउथहैम्पटन के दी हॉबिट और सोबर नाम के 2 अलग अलग पब में जाती है। रात के करीब 10:50 तक यह लोग क्लब से बाहर निकल जाते हैं। हैना की दोस्त वहीं रोड से बस पकड़कर अपने घर के लिए निकल गई और हैना का घर यहाँ से केवल आधा मील की दूरी पर ही था। हैना को लगा कि क्या कोई टैक्सी लिया जाए, ऐसे ही पैदल निकल चलते हैं। ये सोचकर एक अकेली लड़की रात के 10:50 पर अपने घर की ओर निकल पड़ती है। इधर माता पिता को लगा कि बेटी अपने दोस्त के साथ बाहर गई है, उसको आने में काफी रात हो जाएगी। माता पिता 14 मार्च की रात को भी अपने नियम के अनुसार सो गए। अब 14 मार्च की रात से 15 मार्च की सुबह हो गई। सुबह के 5 बजे हैना की माँ उठती हैं और अपनी बेटियों को जगाने के लिए उनके कमरे में जाती हैं। कमरे में सारा तो थी पर हैना नहीं थी। माँ को एहसास हो गया कि बेटी अभी तक घर नहीं आई है। बेटी को कॉल लगाती है तो उसका फोन नॉट रीचेबल बता रहा था। फिर माँ हैना के पिता को बताती है कि बेटी अभी तक घर नहीं आई है। अब ये लोग उस दोस्त को फोन करते हैं जिसके साथ हैना पिछली रात को घूमने के लिए गई थी। वो दोस्त बताती है कि मैं तो बस लेकर के घर आ गई थी और हैना बोली कि घर ज्यादा दूर नहीं है तो वो पैदल चली जाएगी और वो मुझे गुड बाय बोल करके पैदल घर की तरफ निकल भी गई थी। दोस्त की ये सारी बातें सुनकर के माता पिता की टेंशन और भी बढ़ने लगी। अब तक सुबह के 10:30 बज चुके थे। हैना का कुछ अता पता नहीं था। इसके बाद पिता ट्रेवर फॉस्टर साउथहैम्पटन पुलिस स्टेशन में जाकर हैना की मिसिंग कंप्लेन रिपोर्ट कर देते हैं। अब पुलिस पिता के दिए हुए स्टेटमेंट के आधार पर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। सबसे पहले पुलिस हैना के फोन के जरिए उसकी लोकेशन पता करने की कोशिश करती है। ये फोन अभी भी एक्टिव था। पुलिस ने सिग्नल टावर के जरिए फोन को ट्रेस कर लिया। ये जगह पोस्ट माउथ करके एक तटीय शहर की थी। साउथहैम्पटन पुलिस को यहाँ के किसी रिसाइकल सेंटर के रिसाइकल बिन में से एक फोन और एक हैंडबैग मिलता है। ये फोन और हैंडबैग हैना फॉस्टर का था। माता पिता ने भी कंफर्म कर दिया। अब सवाल ये था कि हैना की ये चीजें यहाँ पर कैसे आई। क्या किसी ने उसका अपहरण कर लिया या फिर खुद हैना ने ही यहाँ पर आकर के सामान को डंप कर दिया। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी और रात के अंधेरे में इतनी दूर कैसे और क्यों आएगी। ये सारे सवाल और इन्वेस्टिगेशन चल ही रही थी कि अगला दिन मतलब 16 मार्च को साउथहैम्पटन शहर के बाहरी इलाके से किसी ने पुलिस को फोन किया और बोला कि एलिंगटन लेन के एक झाड़ी में किसी की बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस की एक टीम तुरंत बताई हुई जगह पर पहुंचती है। बॉडी को कब्जे में लिया जाता है क्योंकि पिछले दिन से पुलिस हैना फॉस्टर नाम की एक 17 साल की बच्ची को ढूंढ रही है। वो बच्ची लापता है, कहीं ये लाश उसकी तो नहीं। बॉडी मिलने के बाद हैना के माता पिता को बुलाया जाता है। माता पिता ने अपनी बेटी को पहचान लिया। ये लाश हैना फॉस्टर की थी। पहचान के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम से सामने आया कि हैना के साथ दुष्कर्म हुआ है, फिर गला घोंटकर कत्ल कर दिया गया है। हैना के कपड़ों पर कातिल के सीमन के अंश भी मिल गए। इससे फॉरेंसिक एक्सपर्ट को कातिल का डीएनए भी मिल जाता है। इसके बाद इस डीएनए को पुलिस के पास जो भी आम लोगों और क्रिमिनल्स के डेटा थे उन डेटाबेस के सभी डीएनए से मैच कराया जाता है, पर यह किसी से भी मैच नहीं होता है। अब पुलिस हैना की कॉल डिटेल्स निकलवाती है। आखिरी बार 999 पर फोन किया था जो कि पुलिस हेल्पलाइन नंबर है। जो ऑफिसर इस सर्विस को ऑपरेट कर रहे थे उन्होंने बताया कि 14 मार्च की रात को 11 बजे किसी ने कॉल किया था। कॉल ड्यूरेशन 50 सेकंड की थी। ऑपरेटर ने सामने वाले से बात करने की कोशिश करते रहे पर कॉल करने वाले ने कोई जवाब नहीं दिया। ऑपरेटर को लगा कि किसी ने गलती से कॉल कर दिया होगा, गलती से डायल बटन दब गया होगा। इसके बाद ऑपरेटर फोन को रख देते हैं क्योंकि ये कॉल्स रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये वाला कॉल भी रिकॉर्ड हो गया। पुलिस इस कॉल रिकॉर्डिंग को मंगवाती है। इसकी आवाज को और भी एनहांस किया जाता है। इस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर समझ गए कि हैना किसी तरह की गाड़ी में बैठी हुई है और गाड़ी चल रही है। गाड़ी में से किसी की आवाज आ रही है।
इसका एक्सेंट किसी साउथ एशियन आदमी के जैसा लग रहा था। वो हैना से कुछ सवाल पूछ रहा था और यह डर डर कर धीमी आवाज में जवाब दे रही थी। वो आदमी हैना से उसके माता पिता और उसके परिवार के बारे में पूछ रहा था। कॉल रिकॉर्डिंग सुनने के बाद 14 मार्च की रात को जिस जगह पर दोस्त ने आखिरी बार हैना को देखा था, वहां के सारे सीसीटीवी फुटेज को देखना शुरू किया जाता है। इनमें से 7 गाड़ी को सस्पेक्ट बना दिया गया। इनमें से किसी में हैना फॉस्टर हो सकती थी। जब इन 7 संदिग्ध गाड़ियों के बारे में माता पिता को पता चला तो 26 मार्च को इन्होंने क्राइम वॉच नाम के क्राइम टीवी शो के जरिए लोगों से इनकी बेटी के कातिल को ढूंढने की अपील की और उन 7 संदिग्ध गाड़ियों के बारे में भी बताया कि वो कितने बजे कौन कौन से रास्ते से निकली थी। इन्होंने उन गाड़ियों की फुटेज भी क्राइम वॉच शो से शेयर कर दी। माता पिता के इस कदम ने इन्वेस्टिगेशन में रंग ला दिया। इसी साउथहैम्पटन शहर में हेजलवुड फूड्स करके एक कंपनी थी। इसके सुपरवाइजर, जिनका नाम था जेम्स डेनिस, इन्होंने पुलिस से कांटेक्ट किया और बताया कि जो सस्पेक्ट व्हीकल टीवी पर दिखाए गए हैं उनमें से एक वैन इनके कंपनी का है। सुपरवाइजर ने वैन चलाने वाले ड्राइवर के बारे में भी बता दिया। ड्राइवर के पास उसकी खुद की गाड़ी नहीं है, वो इसी वैन से घर पर आता जाता है और इसका डिलीवरी रूट भी यही है। सुपरवाइजर के पास रिकॉर्ड था। इन्होंने बताया कि इस डेट के इस टाइम पर यह वैन यहाँ थी। जब पुलिस ने अपने इंफॉर्मेशन में चेक किया तो ये दोनों मैच हो गए। वैन चलाने वाले उसे ड्राइवर का नाम था मनिंदर पाल सिंह कोहली। सुपरवाइजर ने आगे बताया कि 15 मार्च की सुबह में जब ये काम पर आया तो उसके चेहरे पर खरोचे जाने के निशान थे, पर पिछली रात को यहाँ से निकलते समय इसके चेहरे पर ऐसा कुछ भी नहीं था। जब ये 15 तारीख को अपने शिफ्ट पर काम करने के लिए आया तो उसने हाफ डे ही काम किया। फिर इसने कहा कि इसे बहुत ज्यादा बैक पेन हो रहा है, इसको आराम की जरूरत है। यह बात सुनकर हमने इसको छुट्टी दे दी। पुलिस ऑफिसर ने इन सुपरवाइजर की सारी बातें सुनी और अपने फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ कंपनी के ऑफिस में पहुंच गए जहां पर मनिंदर पाल काम करता था। इसके चलाई हुई उस वैन की जांच की जाती है। वैन के अंदर से सीमन और खून के कुछ अंश मिलते हैं। इसके बाद वापस सीसीटीवी को खंगालना शुरू किया जाता है। यह वैन उस रात को कहां पर गई थी। सीसीटीवी से पता चला कि यह साउथहैम्पटन DM 27, इसके बाद पोर्ट्समाउथ और आखिरी में रिसाइकलिंग सेंटर यह वैन गई थी। पुलिस के लिए मनिंदर पाल प्राइम सस्पेक्ट बन चुका था। जिस सैंडविच कंपनी में मनिंदर पाल काम करता था, यहाँ से इसके एड्रेस के बारे में पता चल गया। हेम्सफायर पुलिस इसके घर पर आती है। घर पर मनिंदर की पत्नी और 2 बच्चे थे। पत्नी यूके की सिटीजन थी। इससे पुलिस पूछताछ करती है। इन्होंने बताया कि मनिंदर तो 18 मार्च को ही इंडिया चले गए हैं। इन्होंने अपने ससुर जी से 17 मार्च को फ्लाइट टिकट के लिए पैसे उधार लिए और इंडिया चले गए क्योंकि इनकी माता जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। पुलिस एयरपोर्ट से पता करती है और यह बात सच निकली। मनिंदर की 18 मार्च 2003 को हीथ्रो से दिल्ली तक की फ्लाइट थी, यानी ये कत्ल करने के 4 दिन के अंदर ही देश छोड़कर भाग गया था। पुलिस मनिंदर पाल के पत्नी से थोड़ी और पूछताछ करती है, पर इनका कत्ल में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं निकला। इसके बाद मनिंदर पाल के एक बच्चे का ब्लड सैंपल लिया जाता है DNA जांच करने के लिए। अगर मनिंदर पाल ही असली गुनहगार है तो उसके बच्चे का DNA हैना के कपड़ों पर मिले DNA से मैच हो जाएगा। फिर DNA जांच की रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट में DNA मैच हो गया था। अब ये कंफर्म हो गया कि मनिंदर पाल ही असली गुनहगार है, क्योंकि मनिंदर पाल का पुश्तैनी घर चंडीगढ़ में था। इसकी माँ भी यहीं पर रहती थी। मनिंदर पाल दिल्ली आने के बाद अपनी माँ से मिलने चंडीगढ़ चला गया होगा, इसलिए इंग्लैंड की पुलिस गवर्नमेंट के जरिए इंडिया में कांटेक्ट करती है। चंडीगढ़ की पुलिस से मदद लिया जाता है। यहाँ की पुलिस ने मनिंदर पाल के घर का एड्रेस निकाल लिया। अब इसके घर जाया जाता है। घर वालों ने बताया कि मनिंदर पाल यहाँ पर अपनी माँ से मिलने आया तो था, फिर कुछ समय रहने के बाद यहाँ से चला गया। इसके बाद उसने आज तक फोन भी नहीं किया। इस इंफॉर्मेशन के बाद इन्वेस्टिगेशन धीमी पड़ने लगती है, क्योंकि अभी तक हैना फॉस्टर की खबर इंडियन मीडिया में नहीं आई थी और लोगों को भी इस बारे में कुछ खास पता नहीं था। इसलिए पुलिस भी इस केस को कुछ खास प्रायोरिटी नहीं दे रही थी। मनिंदर पाल के घर वालों से एक और बात पता चली थी कि जब मनिंदर इंग्लैंड में था तो वो पगड़ी पहनता था, दाढ़ी वगैरह भी रखता था, पर जब वो इनसे मिलने चंडीगढ़ आया तो उसका लुक बदल चुका था। उसने पगड़ी नहीं पहनी थी, दाढ़ी मुछ और सर के बाल भी शेव कर लिए थे। इसका पूरा लुक बदल चुका था। इसके आगे कुछ खास इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जाता। धीरे धीरे समय बीतने लगा। कई महीने गुजर गए। माता पिता को कातिल के बारे में पता चल ही चुका था। यह लोग उसके पकड़े जाने का इंतजार कर रहे थे। जब आखिर में माता पिता के इंतजार करने की सीमा समाप्त होने लगी, तब इन्होंने खुद कातिल को पकड़वाने का ठान लिया। फिर ये लोग बेटी की मौत के करीब 15 महीनों के बाद
10 जुलाई 2004 को इंडिया आ गए कातिल की तलाश करने के लिए। केवल 10 दिनों के लिए यह इंडिया आए थे। ये लोग सबसे पहले चंडीगढ़ आते हैं क्योंकि मनिंदर पाल का घर यहीं पर था। इन्हें लगा कि मनिंदर पाल अपने घर के आसपास में कहीं छिपा होगा। इन्होंने चंडीगढ़ के लोकल मीडिया के न्यूज चैनल में जाकर के अपील की, मनिंदर पाल की सारी डिटेल्स दी। ये आदमी जहां भी मिले तुरंत पुलिस को खबर करें। हैना के माता पिता के पास मनिंदर की अलग अलग तरह की तस्वीर थी, जैसे किसी में पगड़ी पहने था, किसी में नहीं पहने था, किसी में दाढ़ी और सर के बाल शेव किया था। ऐसी कई सारी तस्वीर थी क्योंकि माता पिता जानते थे कि मनिंदर ने अपना हुलिया बदल लिया है। चंडीगढ़ में लोगों से अपील करने के बाद माता पिता सीधे दिल्ली आ जाते हैं। दिल्ली में तो दुनिया भर के नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया के ऑफिस हैं। यहाँ के प्रेस क्लब में सभी न्यूज चैनल के रिपोर्टर्स को बुला करके माता पिता ने अपनी बेटी और उसके साथ हुई सारी घटना को मीडिया में बता दिया। अब इसके बाद 24 घंटे में ही हैना फॉस्टर की न्यूज पूरे इंडिया में आग की तरह फैल गई। हर टीवी, हर अखबार की हेडलाइन हैना फॉस्टर और मनिंदर पाल बन गए। माता पिता ने एक टेलीफोन हॉटलाइन का भी अरेंज कर दिया, जिसको भी कातिल के बारे में पता चले वो इस नंबर पर फोन कर दें। साउथहैम्पटन पुलिस ने दस्तन नामक न्यूज एजेंसी के जरिए 5 मिलियन रुपए यानी 50 लाख की घोषणा कर दी। जो भी मनिंदर पाल को अरेस्ट करने में मदद करेगा उसको 50 लाख का इनाम दिया जाएगा। यहाँ माता पिता देश के अलग अलग बड़े शहरों में जाकर के वहाँ की मीडिया के जरिए लोगों से अपील कर रहे थे, अपनी बेटी की कहानी बता रहे थे। अब देश के हर कोने में मनिंदर पाल की तस्वीर न्यूज चैनल और अखबारों के जरिए घूम रही थी। हैना फॉस्टर के माता पिता 10 जुलाई को इंडिया आए थे। 13 जुलाई तक हर न्यूज चैनल में हैना फॉस्टर की खबरें चलनी शुरू हो गईं। 15 जुलाई आते आते वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले एक कार ड्राइवर ने अपने एक जान पहचान के रिटायर पुलिस ऑफिसर को फोन किया। ड्राइवर ने रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर को फोन करके बताया कि यहाँ पर एक आदमी कुछ महीनों से रह रहा है, जिसकी शक्ल सूरत न्यूज में दिखाए जाने वाले हैना फॉस्टर के कातिल के जैसी लग रही है। जब हैना का कत्ल हुआ उसके बाद से ये आदमी दिखने लगा। रिटायर्ड ऑफिसर ड्राइवर की बातों को सुनकर तुरंत उस आदमी को देखने के लिए निकल पड़ते हैं। इनको मनिंदर पाल का चेहरा याद था क्योंकि दिन रात इसकी ही तस्वीर न्यूज चैनल पर दिखाई जा रही थी। रिटायर्ड ऑफिसर ने जब इस आदमी को देखा तो तुरंत पहचान गए कि यही मनिंदर पाल है। इन्होंने तुरंत लोकल पुलिस से कांटेक्ट किया। इत्तेफाक से ये 15 जुलाई को ही नेपाल भागने के फिराक में था। पुलिस ने मनिंदर पाल को कालिम्पोंग से नेपाल जाने वाली बस में पकड़ लिया। इसने वेस्ट बंगाल में अपना नाम माइक डेविस रख लिया था। बस में इसके साथ एक महिला भी थी। पता चला कि इसने यहाँ पर आकर के दूसरी शादी कर ली है। ये अपनी पत्नी के साथ ही नेपाल भाग रहा था। अब इसको अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने के बाद इसे दिल्ली लाया गया। दिल्ली में कस्टडी के दौरान मनिंदर पाल ने अपनी पूरी कहानी बता दी कि उस रात कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। 14 मार्च 2003 की रात को मनिंदर पाल साउथहैम्पटन के सुपर पब के पास अपनी फूड डिलीवरी वैन में बैठ करके शराब पी रहा था। रात के करीब 10:50 हो रहे होंगे। तभी इसने हैना को अकेले रोड पर चलते हुए देखा। उस समय लाइट भी नहीं थी। जब इसने हैना को देखा तो इसके मन में बुरे ख्याल आने लगे। इसने हैना को जबरदस्ती किडनैप करके वैन में बिठा लिया। हैना काफी डरी हुई थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी। 11 बजे हैना ने धीरे से 999 पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल लगा दिया, पर यह कुछ बोल नहीं पा रही थी। कॉल ऑपरेटर को लगा कि यह मिसडायल हुआ होगा। इन्होंने 50 सेकंड के बाद फोन कट कर दिया। इसके बाद एक सुनसान इलाके में मनिंदर पाल हैना को ले जाकर के उसके साथ दुष्कर्म करता है। मनिंदर पाल को लगा कि अगर इसको जिंदा छोड़ दिया तो ये पुलिस में जाकर के कंप्लेंट कर देगी, इसलिए इसने गला घोंट करके हैना को खत्म कर दिया। फिर ये बॉडी को साउथहैम्पटन के बाहरी इलाके एलिंगटन लेन के एक झाड़ी में फेंक देता है। हैना के पास उसका मोबाइल फोन और हैंडबैग था। 15 मार्च को यानी अगले दिन सुबह में मनिंदर पाल अपना हाफ डे शिफ्ट काम करता है। इसके बाद बैक पेन का बहाना देकर काम से छुट्टी ले लेता है। छुट्टी लेकर के ये रिसाइकलिंग सेंटर में आता है। हैना के मोबाइल फोन और हैंडबैग को रिसाइकल बिन में फेंक देता है। इसके बाद ये अपने एक दोस्त के पास जाता है। इसने उससे कुछ पैसे उधार मांगे क्योंकि इसको अपनी बीमार माँ से मिलने के लिए इंडिया जाना था, पर इसके पास फ्लाइट टिकट के लिए पैसे नहीं थे। दोस्त के पास भी पैसे नहीं थे। इन्होंने मना कर दिया। अब मनिंदर पाल अपने घर आ गया। 16 मार्च तक इसने अपने यूके की पत्नी से भी बोला कि माँ बीमार है, उसको देखने के लिए इंडिया जाना है। 17 मार्च तक मनिंदर के ससुर जी ने इसे कुछ पैसे उधार दे दिए फ्लाइट टिकट के लिए। 18 मार्च तक मनिंदर हीथ्रो से इंडिया भाग आया। इसने अपना सारा हुलिया वगैरह चेंज कर लिया। ये चंडीगढ़ में अपनी माँ से मिलता है। इसके बाद ये दार्जिलिंग चला गया। यहाँ आकर इसने अपना नाम माइक डेविस रख लिया
और एक महिला से शादी करके यहाँ पर रहने लगा। कत्ल के 15 महीने के बाद हैना के माता पिता इंडिया आते हैं, जिसके बाद मनिंदर पकड़ा जाता है। अरेस्ट करने के बाद इसको दिल्ली लाया गया। दिल्ली आने के बाद 28 जुलाई को इसने टीवी चैनल को इंटरव्यू देते समय हैना के दुष्कर्म और कत्ल वाली बात स्वीकार कर ली। मनिंदर पाल ने आगे कहा कि उस रात को इसने खूब शराब पिया हुआ था। ये हैना को मारना नहीं चाहता था, पर वो दुष्कर्म करने के बाद पुलिस में रिपोर्ट करने की धमकी देने लगी। मेरे लाख डराने धमकाने के बाद भी वो नहीं मानी। फिर इसका कत्ल करना पड़ गया। अगस्त 2004 में मनिंदर पाल ने अपना बयान बदल लिया। इसने बोला कि वो सारा कांड इसने अपनी मर्जी से नहीं किया था, बल्कि इससे जबरदस्ती करवाया गया था। इसको दिल्ली में जुडिशियल कस्टडी में रखा गया। इसके बाद इसे यूनाइटेड किंगडम डिपोर्ट करने की प्रक्रियाएं शुरू होती हैं। करीब 3 सालों तक इसके प्रत्यर्पण की कार्यवाही होती रही। इस बीच 35 अपील और लगभग 100 कोर्ट प्रोसीडिंग्स हुई थी। फाइनली 8 जून 2007 को कोर्ट ने मनिंदर पाल को यूनाइटेड किंगडम ले जाने की इजाजत दे दी। 28 जून 2007 को मनिंदर पाल को इंग्लैंड लाया गया। इसके बाद मनिंदर पाल का ब्लड सैंपल लिया गया। इसका डीएनए हैना के कपड़ों और वैन से मिले सीमन के डीएनए से 100% मैच हो गया। इसके ऊपर हैना फॉस्टर को किडनैप करने, दुष्कर्म करने और कत्ल करने के संगीन आरोप लगाए गए। साथ ही साथ गैर इरादतन हत्या, किसी को भी जबरदस्ती बंदी बनाकर रखने और न्याय व्यवस्था को बिगाड़ने के भी आरोप लगाए गए। 10 दिसंबर 2007 से विंचेस्टर क्राउन कोर्ट में मुकदमा शुरू होता है। मनिंदर पाल अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को नोट गिल्टी अपील करता है। मनिंदर पाल ने जज से कहा कि उस रात को कुछ क्रिमिनल्स ने हैना की बॉडी को वैन की खिड़की तोड़कर वैन में फेंक दिया। क्योंकि ये नशे में था, उन क्रिमिनल्स ने इसे फंसाने के लिए जबरदस्ती हैना के साथ दुष्कर्म और कत्ल करवा दिया। कोर्ट में हेजलवुड फूड्स के सुपरवाइजर जेम्स डेनिस भी अपनी गवाही देते हैं। मनिंदर ने कहा कि डेनिस से इसने 16,000 रुपए उधार लिए हैं। डेनिस को गलतफहमी है कि मेरा इसकी पत्नी के साथ अफेयर है, इसलिए डेनिस इसको टारगेट कर रहा है। इसके खिलाफ झूठा बयान दे रहा है। 3 लोगों ने मुझे किडनैप किया और मुझे फंसाने के लिए 14 मार्च की रात को जबरदस्ती मुझसे एक औरत के साथ वो सारे क्राइम करवा दिए। बाद में जब हैना के ऊपर डीएनए मिला और मनिंदर पाल का नाम सामने आया, तब इसको पता चलता है कि उस रात को वो लड़की हैना फॉस्टर थी। पुलिस ने मनिंदर पाल के बयान पर भी इन्वेस्टिगेशन किया, पर यह सब कुछ झूठ निकला। 25 नवंबर 2008 तक मनिंदर पाल पर लगे सारे आरोप साबित हो गए और इसे आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। कम से कम 24 साल तक ये बिना पैरोल के जेल में कैद रहेगा। इसमें से 2 साल कम कर दिए गए क्योंकि ये यूके पुलिस कस्टडी में था और ये जेल में रह चुका था। सजा के समय इसकी उम्र 41 साल थी। 2030 तक ये जेल में रहेगा बिना किसी पैरोल के। 12 लोगों ने मनिंदर पाल तक पहुंचने में अहम भूमिका निभाई थी, तो वो 50 लाख इन 12 लोगों में बांट दिए गए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। गुड बाय।